दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया के उन चंद देशों में शामिल है जो इजराइल को एज अ स्टेट मतलब कि एक देश के तौर पर मान्यता नहीं देते हैं। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि जब कभी भी इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में कोई छोटा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दुनिया के बाकी तमाम मुस्लिम देशों की तरह पाकिस्तान में भी काफ़ी गर्मजोशी का माहौल दिखता है। पाकिस्तान के पब्लिक तो सड़कों पर आती है, बल्कि वहाँ के जो गली मोहल्ले के नेता होते हैं वो भी अपने मंच से खड़े होकर न सिर्फ अपनी हुकूमत से फौज भेजने तक की डिमांड करने लगते हैं, बल्कि कभी कभी तो इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने तक की धमकियां देने लगते हैं। मगर दोस्तों, पाकिस्तान और फ़िलिस्तीन का ये रिश्ता हम लोगों को जितना क्लियर और जितना साफ सुथरा नज़र आता है इतना शायद है नहीं। वो इसलिए क्योंकि इस रिश्ते पर एक ऐसा दाग या ये कहिए कि एक ऐसा धब्बा लगा हुआ है कि जिसको फ़िलिस्तीनी लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। हाँ दोस्तों, आसान शब्दों में मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के इतिहास की सबसे ताकतवर लीडर्स में से एक लीडर ने फ़िलिस्तीनी लोगों को वो दर्द दिया है कि जिसको वो लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं, बल्कि आज भी अगर वो लोग याद कर लेते हैं तो उन लोगों के रूह कांप जाती है। यही वजह है कि उस डरावने और ख़तरनाक वाक़ये को फ़िलिस्तीनी लोगों ने भूल जाने की बजाय आज तक याद रखा है, जिसको वो लोग ब्लैक सितंबर का नाम देते हैं। दरअसल दोस्तों, ये बात है सन 1967 की कि जब इजराइल ने अरब देशों के खिलाफ 6 डे वॉर में बाजी मारी और उसने अरब देशों के बहुत सारे इलाकों पर कब्जा भी कर लिया था। जिन इलाकों पर कब्जा किया था उसमें मिस्र के सिनाई पेनिनसुला और सीरिया के गोलान हाइट्स समेत वेस्ट बैंक का इलाका भी शामिल था। अब इस कब्जे की वजह से फ़िलिस्तीन के लगभग 2 लाख के करीब जो मेनली वेस्ट बैंक के इलाके में रह करते थे उनको आसपास के इलाकों में जाकर शरण लेनी पड़ी थी, और ये ज़्यादातर लोग वेस्ट बैंक के बराबर में ही मौजूद यानी कि जॉर्डन पहुँचे थे। दोस्तों, 1967 के बाद अब धीरे धीरे फ़िलिस्तीनी लोगों का मन भी बदलने लगा था। उनको समझ आ चुका था कि अरब देशों पर ज़्यादा भरोसा करने से कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि उनको अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगले 1-2 साल के अंदर ही यानी 1970 आते आते ये सारे संगठन अब इतने ज़्यादा मजबूत हो चुके थे कि इन्होंने इजराइल और अमेरिका को झुकाने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड से जुड़े हुए बहुत सारे हवाई जहाज़ों को भी हाईजैक करना शुरू कर दिया था। 1970 में भी न्यूयॉर्क और लंदन जाने वाली लगभग 4 से 5 हवाई जहाज़ों को हाईजैक किया गया था। और तो और PFLP की तरफ से ये धमकी भी दी गई थी कि अगर यूरोपियन सरकार फ़ौरन फ़िलिस्तीन के तमाम कैदियों को आज़ाद नहीं करती है तो हम लोग भी इन सारे बंधकों को कत्ल कर देंगे और इन सारे हवाई जहाज़ों को भी उड़ा देंगे। मगर दोस्तों, जब ये सब कुछ चल रहा था उस वक्त एक और भी इंसान था कि जो हद से ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा था। वो इंसान थे जॉर्डन के किंग हुसैन बिन तलाल। क्योंकि ये सब कुछ उनकी ज़मीन पर हो रहा था, बावजूद इसके कि अमेरिका से उनके एक लंबे वक्त से अच्छे रिश्ते बने हुए थे। इसके अलावा जैसे जैसे इन सारी फ़िलिस्तीनियों संगठनों को ये सारी बड़ी बड़ी कामयाबियां मिल रही थी, वैसे वैसे उनके हौसले भी बढ़ते जा रहे थे। उनका असर जॉर्डन के इलाकों पर बढ़ता जा रहा था, और वैसे भी जॉर्डन का पिछले कुछ वक्त से इजराइल को लेकर जो रुख बदल रहा था उसकी वजह से ये संगठन अब जॉर्डन को भी निशाने पर लेने लगे थे। हालात तो ऐसे बन गए थे कि जॉर्डन के कुछ इलाकों में या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ शहरों पर फ़िलिस्तीन के इन संगठनों का पूरी तरीके से कंट्रोल हो चुका था, यानी एक स्टेट के अंदर ही ये ग्रुप अपने आप में स्टेट बन चुके थे। यही वजह थी कि हुसैन बिन तलाल को ये सारे फ़िलिस्तीनी ग्रुप अपने ही लिए खतरा लगने लगे थे। उनको महसूस होने लगा था कि अगर इनको ऐसे ही छोड़े रखा तो वो दिन दूर नहीं कि ये जब मुझको ही गद्दी से उतार फेंकेंगे। बस फिर क्या था, उन्होंने फ़िलिस्तीन से जुड़े इन सारे संगठनों पर एक्शन लेने का फैसला किया और सबसे पहले फ़ोन लगाया हज़ारों किलोमीटर दूर मौजूद अपने एक दोस्त को। यह फ़ोन किसी और को नहीं बल्कि पाकिस्तान में बैठे हुए उन्हीं ब्रिगेडियर जियाउल हक को मिलाया गया था कि जो बाद में न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि आर्मी चीफ बने, बल्कि तख्ता पलट करके उन्होंने पाकिस्तान पर एक लंबे वक्त तक राज भी किया था। तो दोस्तों, वक्त के साथ जियाउल हक के अब जॉर्डन के साथ पर्सनली रिश्ते काफ़ी अच्छे होते चले गए।
मतलब हम कह सकते हैं कि दोस्ती हो गई। यही वजह थी कि जियाउल हक ने न सिर्फ जॉर्डन की फ़ौज को ट्रेनिंग ही दी थी, बल्कि जब शाह ने पीएलओ वगैरह या इस तरह के सभी फ़िलिस्तीनी संगठनों से निपटने का फ़ैसला किया तो जियाउल हक ने इन सब को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया था। इतना अहम के एक्सपर्ट्स लिखते हैं कि मानो फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ इस जंग में जॉर्डन की तरफ से जॉर्डन की फ़ौज को जियाउल हक ही लीड कर रहे थे। फ़िलिस्तीनी संगठनों पर हमला करने से पहले जॉर्डन के शाह के कहने पर जियाउल हक ने पहले तो म्याना किया और हर चीज़ को अच्छी तरह से समझा और उसके बाद फिर शाह को बताया कि सबसे बढ़िया आइडिया होगा एयर स्ट्राइक्स करना, क्योंकि उसके ज़रिए से हम इन लोगों को आसानी के साथ हरा सकते हैं। बस फिर क्या था, शाह ने ऑर्डर दिया और हर तरफ एयर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दी गई। तो दोस्तों ये भी माना जाता है कि जॉर्डन की तरफ से की गई इस कार्रवाई में सबसे अहम किरदार अदा करने वाले जियाउल हक से खुद पाकिस्तान के अथॉरिटी भी काफ़ी नाराज़ हुई थी, लेकिन क्योंकि वो जॉर्डन के शाह के काफ़ी करीबी थे और दोस्त थे तो इस नाराज़गी का कोई असर तो पड़ा नहीं, बल्कि उल्टा शाह की सिफारिश पर बाद में उनको फ़ौज का जनरल भी बना दिया गया था। जॉर्डन के शाह के ऑर्डर पर यह जो कुछ भी हुआ था, फ़िलिस्तीनी लोग इसको आज तक भी नहीं भूले हैं और इसको ब्लैक सितंबर के नाम से याद करते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह के नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।